वर्षों में जुड़ा है और जिसकी वजह से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ टाइमली चेंज किया है। हम पाते हैं कि इतिहास में या कालांतर में वो समय चला गया जब हम नेहरू की डिप्लोमेटिक पॉलिसी, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में बोले गए वो वक्तव्य याद आते हैं जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम अपना इतिहास तो भुला सकते हैं लेकिन हम अपना भूगोल नहीं हटा सकते। इसका मतलब हमारे फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में क्या अहमियत होता है, किसी भी देश की निर्धारित होती है। और यकीनन भारत के भूगोल में चीन एक ऐसा परिदृश्य है, एक ऐसा भौगोलिक स्थिति है जो भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी युग में, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी युग में, और उसके बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी, चीन हमें इस तरह से आजमाना चाहता है, तो उनको शुभकामनाएं। वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है भारत चीन श्रृंखला के 5वें अंक में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विशेषकर। और आज हमारा विषय है, हम बात करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति और इस विदेश नीति में चीन का क्या महत्व है। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं, यह महत्व की जो बात है, हम चीन को किसी महत्व देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक देश के तौर पर जब भारत की विदेश नीति के खाके को तैयार करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं, किस प्रकार उस विदेश नीति में चीन एक महत्वपूर्ण सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पर उभर कर आता है। इससे पहले हम विषय की शुरुआत करें, सबसे पहले हमारे लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की या संप्रभु राष्ट्र की विदेश नीति क्या होती है। अगर मैं एक शिक्षक के तौर पर इस विषय की सामान्य व्याख्या करूं तो हम कह सकते हैं, किसी भी संप्रभु राष्ट्र की सरकार के द्वारा उस देश का बाहर के देशों के साथ जो सामंजस्य है, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनका प्रतिलिपि एक पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के तौर पर जिस तरह से दिखाया दर्शाया जाता है, उसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी कई तरह के फॉर्मेट्स में होती है। ये बायलैटरल होती है, बेसिस पर होती है, रीजनल बेसिस पर होती है, और मल्टीलैटरल और ग्लोबल, यानी बहुत सारे केंद्रों पर आधारित या ग्लोबल वैश्विक आधार पर आधारित होती है। अगर हम बात करते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी या भारत की विदेश नीति, सबसे पहले हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा कि किसी भी देश की या किसी भी संप्रभु राष्ट्र की विदेश नीति उनके लीडरशिप के द्वारा दिखाई जाती है, और किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी डिप्लोमेसी को भी दर्शाती है। अगर हम डिप्लोमेसी के बारे में बात करें तो इसका उदाहरण एक प्रोफेशन की तरह होता है। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ प्रोफेशन, स्किल्स एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग कंट्रीज रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब, हम डिप्लोमेटिक होने का मतलब एक ऐसे प्रोफेशन या पेशे की बात करते हैं जहां पर हम कूटनीतिक होकर किसी भी देश के साथ अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित, पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने देश को एक सुदृढ़ विदेश नीति देते हैं, जिसके माध्यम से हम दूरदर्शितापूर्ण उपक्रम करते हुए देश को की दिशा दशा निर्धारित करते हैं, खासकर तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें बहुत सारे विषयों पर अपने देश के लिए बहुत सारे स्तरों पर एक अनुकूल माहौल तैयार करना होता है। वो व्यापार के लिए हो सकता है, वो विनिवेश के लिए हो सकता है, वो निवेश के लिए हो सकता है, या सामंजस्य के लिए हो सकता है। मित्रों, ये तो बात थी
फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, तो ये कहना लाजमी होगा किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उनकी लीडरशिप के द्वारा निर्धारित होती है, जो उनके डिप्लोमेटिक स्टेप्स पर केंद्रित या आधारित होती है। भारत की विदेश नीति बहुत हद तक नेहरू की एक डिप्लोमेटिक स्टेप्स पर आधारित रही और जिसको कालक्रम में उनके कई विदेश मंत्रियों और भारत के अग्रिम पंक्ति के विदेश विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित और परिभाषित किया जाता था। इसमें केवल नेहरू का नाम नहीं है, कई और देश के प्रधानमंत्री जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा लाल बहादुर शास्त्री, उसके अलावा इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब और उसके अलावा अन्य प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर डिराइव होती है, जो उनके छोटे छोटे समय या कार्यकाल में निर्धारित होती है। अगर हम अमूमन भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में बात करें तो हमारे देश की विदेश नीति मूल 2 अवधारणाओं पर आधारित है। पहला, हम एक सुरक्षित राष्ट्र के हित में अपनी पॉलिसी या नेशनल फॉरेन पॉलिसी को डिराइव करते हैं आए हैं और हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि इंक्लूसिव या सामंजस्यपूर्ण विकास हम स्थापित कर सकें। और सामंजस्य स्थापित करने का मतलब हम बायलैटरल, रीजनल, मल्टीलैटरल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी का भारत का कॉन्सेप्ट रहा है या अवधारणा रही है, वो कई हलकों में, कई युगों में, चाहे वो नेहरू का युग हो, शास्त्री का युग हो, चाहे इंदिरा गांधी का युग रहा हो, राजीव गांधी के युग की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात हो, या आधुनिक समय में मनमोहन सिंह और उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, फॉरेन पॉलिसी के मूल में इसमें बहुत कुछ बदला नहीं है। सुरक्षा और विकास ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के मूल सिद्धांत हैं। इनको लेकर 2 चीजें आज बदली हैं, जो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर अवश्य है। ये बदलाव निश्चित तौर पर उन 2 बातों को डिफाइन करता है जिसमें हमारी डिप्लोमेटिक इफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल इंसर्जेंसी, ये 2 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ टाइमली चेंज किया है। हम पाते हैं कि इतिहास में या कालांतर में वो समय चला गया जब हम नेहरू की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को रिफ्रेम कर पाते। आज हम उन पॉलिसीज के बेस पर तो चल रहे हैं, लेकिन कंट्री के जो वर्तमान हालात हैं, देश के जो वर्तमान उद्देश्य हैं, जिसमें व्यापार, विनिवेश, तकनीक और विकास और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक विकास, इसमें आतंकवाद एक बड़ी समस्या के तौर पर पिछले 30-40 वर्षों में जुड़ा है और जिसकी वजह से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते समय कई तरह के एविडेंसेस को नए कालक्रम में जोड़ना, घटाना पड़ा। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि चीन हमारे फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में क्या अहमियत रखता है। किसी भी देश की विदेश नीति, जैसा मैंने कहा, लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वो डिपेंड करती है किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर भी। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में बोले गए वो वक्तव्य याद आते हैं, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम अपना इतिहास तो भुला सकते हैं, लेकिन हम अपना भूगोल नहीं हटा सकते। इसका मतलब, अगर आपकी कंट्री की या किसी भी देश की सामरिक स्थितियों से या निवेश की स्थितियों से, अर्थशास्त्रिक विकास की स्थितियों से अगर हमें विदेश नीति का निर्माण करना है तो वो भूगोल आधारित अवश्य होती है। और इसीलिए दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण देश राष्ट्र होने के नाते भी भारत का ये लक्ष्य है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में कम से कम चाइना को एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव माने। यहाँ इम्पोर्टेंस की बात
चाइना को महत्व देने की नहीं है, लेकिन चाइना से हमको बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिले। पिछले अंक में हमने जो 1962 के पराभव की बात की थी, वो पराभव मैं फिर से कहूँ व्यक्तिगत तौर पर भारतीय सेना का नहीं था, लेकिन भारतीय डिप्लोमेटिक पोजीशंस या भारतीय राजनयिक हार थी। बहरहाल एक अलग विषय था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश के लिए सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, तो वो उनके पड़ोस के देश होते हैं, और वो उनके पड़ोस के वो महत्वपूर्ण देश होते हैं जिनके साथ उनका व्यापारिक ढांचागत विकास और बहुत लंबे समय तक नियोजित होने वाली व्यापारिक सामरिक नीतियां निर्धारित होती हैं। और यकीनन भारत के भूगोल में चीन एक ऐसा परिदृश्य है, एक ऐसा भौगोलिक स्थिति है जो भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से एशिया की दो महान शक्तियों के तौर पर भारत के फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति में चीन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की बात है, जब हम आगे आने वाले समय में नेहरू एरा से शास्त्रीय युग में, शास्त्रीय युग से हम गांधी युग में, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी युग में, और उसके बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी या नेहरू युग में जब फॉरेन पॉलिसी में कदम रखते हैं, तो आमूलचूल परिवर्तन जो सुरक्षा और विकास का है वो तब भी नहीं बदला और आज भी नहीं बदला, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज हैं चीन को लेकर बदलती आई हैं। मैं याद दिला दूं कि चीन के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बड़े विकासात्मक संवर्धन की थी, लेकिन चीन के साथ पंचशील में मिले धोखे और हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन के खिलाफ 1962 का पराभव और कई एक ऐसी राजनयिक भूलें थी जिनको हमने कालांतर में अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से हटाया है। जहां तक हम बात करते हैं इस डायनामिक वर्ल्ड की या बदलती दुनिया की, तो किसी भी नेशन की या कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में दो अप्रोचेस होती हैं, एक प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। यहाँ प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब बदलते परिदृश्य में हमारे एक्शन लाइन से है। मैं बहुत छोटे तरीके से इसका एग्जांपल दे दूं। पिछले 40 दिनों में या 50 दिनों में चीन के साथ हमारे संबंध अभी हालिया तौर पर बदले हैं। तो ये प्रैग्मेटिक प्रोएक्टिव अप्रोच है एक कंट्री की कंसर्न एक्शन लेबल डिजाइन वो तैयार करता है पॉलिसी के साथ, और प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। किसी भी फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फीचर्स होते हैं, और भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो सुदृढ़ आधार था उसमें कुछ प्रिंसिपल्स इस प्रकार हैं या सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक पंचशील सह अस्तित्व की और सह अस्तित्व के साथ विकास की जो बात हमने आजादी के समय से ही अपने दक्षिण एशिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ कहकर दुनिया के ध्रुवों में बटे हुए विश्व को एक मैसेज के तौर पर दी, वो एक बड़ा मैसेज था जिसने भारत को दुनिया में एक शक्तिशाली और एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश के साथ वैचारिक या जिसे कहना चाहिए दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर एक दरवाजे आइडियोलॉजी के तौर पर जाना। भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में विरोध करता है उन विचारों का जो रेजीम को या जिसे कहना चाहिए मूल परिदृश्य डेमोक्रेटिक कंट्री का या लोकतांत्रिक कंट्री का एक रेजीम को परिवर्तित करती है। यकीनन भारत ने 72 साल के लोकतंत्र में बहुत कुछ देखा और एक नए राष्ट्र के तौर पर बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, लेकिन दुनिया के राजनयिक हलकों से भारत ने जो शिक्षा ली है या भारत का जो राजनयिक हलकों में जो योगदान अब तक रहा है, भारत की आइडियोलॉजी हमेशा से प्रोटेक्टिव रही है और हमेशा से एक डेवलपमेंट इकोनॉमी के तौर पर इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर जाना जाता है। कोई भी राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर वो किसी भी मानदंडों पर दूसरे देशों के साथ समकक्ष कुछ संबंध या संपर्क स्थापित नहीं करता। यहाँ ये बात कह देना लाजमी है, नो इकोनॉमी कैन ग्रो इन आइसोलेशन।
Therefore, India must or should think also about the development policy और इसी वजह से व्यापारिक, विनिवेशिक और आर्थिक परिदृश्य पर उदारीकरण की नीति वैश्विक पटल पर बहुत अच्छी नीति रही और भारत आज विश्व भूभाग का एक बड़ा निवेश आकर्षित करता है और वहीं हम निवेश के साथ आयात और निर्यात के संवर्धन की बात भी कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत स्पष्ट विषय है कि भारत का आयात और निर्यात के बीच में एक बड़ा फ्लक्चुएशन या गैप है जो निश्चित तौर पर कंट्री के डेफिसिट को या नुकसान को दर्शाता है। इसकी वजह हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर या हमारी नीतिगत पॉलिसीज को लेकर भी है। करेंसी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, व्यापार की बात करें, हम विज्ञान की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये म्यूटेशन सभी क्षेत्रों में किसी फॉरेन पॉलिसी की इम्पैक्ट से दिखाई देता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी का वो बायलैटरल ट्रेड के साथ बायलैटरल मिलिट्री सैंक्शंस और मिलिट्री एक्शंस के साथ भी निर्धारित होता है। भारत के इतिहास में फॉरेन पॉलिसी के दो महत्वपूर्ण अवदान 1971 की लड़ाई और उसके बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जाने की अवधारणा एक निश्चित तौर पर एक संप्रभु और संगठित सक्षम राष्ट्र के तौर पर निर्धारित होती है। हालांकि पीस या शांति दुनिया का एक बड़ा मजहब है और एक आवश्यकता है। यहाँ मैं ये बात भी कह दूं कि बदलते परिदृश्य खासकर हम 80s के बाद 1980 के दशक के बाद दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद एक ऐसा मैनेज था जिसमें ग्लोबल कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा आकी गई और चाहे हम अटल जी की बात करें या मोदी की बात करें या मनमोहन की बात करें या देवगौड़ा या गुजराल की बात करें, सभी परिदृश्यों की फॉरेन पॉलिसी के जो इनपुट्स हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मैनेज को पीस के द्वारा कर्व करने की बात की गई है। इसमें ग्लोबल कॉपरेशन, यहाँ तक कि हमने हिंदुस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से भी इस बात को एक्सपेक्ट किया है। अलग बात है कि पाकिस्तान के विषय में आज हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का या विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगर हम सांस्कृतिक मंचों की बात करें तो चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही सकारात्मक भी रहे हैं। चीन ऐतिहासिक परिदृश्यों में हमारे सिल्क रूट के माध्यम से बड़ा अच्छा व्यापार चीन के माध्यम से भारत का होता था और सांस्कृतिक आदान प्रदान, चाहे मेगास्थनीज हो या फायान, वेंसान या कोई और दौर हो, वहाँ चीन के साथ सांस्कृतिक परिदृश्यों में आदान प्रदान किया जाता रहा। भारत की एक और पॉलिसी है जो सैंक्शंस ऑफ एंडोर्समेंटल मिलिट्री एक्शंस की बात है। हम दो पॉलिसीज पर यकीन करते हैं। एक, इन्फ्रेंसेस को हम नो कहते हैं या इन्फ्रेंसेस हम बिल्कुल नहीं करते, और इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट है उसे हम यस कहते हैं। अगर रिक्वायर्ड है यूएन के थ्रू भी, और हमें किन्हीं मुद्दों पर अगर लगता है कि इंटरवेंशन किया जाना चाहिए तो हम उसके लिए हाँ कहते हैं। ऐसा हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखने में आया है। यहाँ कई दर्शक ये सोच रहे होंगे क्या हमारी विदेश नीति में जो पड़ोस के छोटे मुल्क हैं क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? निश्चित तौर पर भारत अपने आसपास के या पड़ोस के छोटे देशों का एक मित्र राष्ट्र रहा है। यहाँ पाकिस्तान का नाम लिए बिना या लेकर भी हम सार्क की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान गाहे बगाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ विद्वेष का जहर फैलाता रहा है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान तो हासिल किया, लेकिन कई अलग दृष्टिकोणों से पाकिस्तान भारत की विदेश नीति में दोयम दर्जे का राष्ट्र रहा है। हमारे वैश्विक संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं हैं जितने हमारे वैश्विक संबंध अन्य एशियाई मूल के सार्क देशों के साथ हैं। हम सार्क की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, किसी भी हालात में हम
अपने अलायंसेस की बात को और एसोसिएशंस की बात को लेकर भी दो तरह के क्लॉजेस रखते हैं। हमारा एंगेजमेंट कंस्ट्रक्टिव रहता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है और इसमें हम एग्रेशन को कभी जगह नहीं देते। फिलहाल के हालातों को छोड़ दें तो हमने देखा कि पुलवामा के रिसेंट अटैक तक भी जब तक बहुत जरूरी नहीं होता हम एग्रेशन की पॉलिसी नहीं कंज्यूम करते। और फॉरेन पॉलिसी के साथ 1998 में परमाणु हथियारों का प्रयोग करना भारत की फॉरेन पॉलिसी ने, और उसके बाद ये नेशनल जो CTBT साइन करने के लिए मना करना और कह देना कि हम बाद में प्रोलिफरेशन जो न्यूक्लियर आर्मामेंट है उनको डिसॉल्व करेंगे और कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के तौर पर हमारी इमेज है और ये इमेज निश्चित तौर पर भारत को एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी देती है। यहाँ हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं जो पार्टनरशिप्स के लिए यस कहती है लेकिन अलायंसेस के लिए नो कहती है। यहाँ पार्टनरशिप की बात मैं करूं, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, जैसे मैंने सार्क का उदाहरण दिया, ब्रिक्स का उदाहरण दिया। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ जिसमें सभी देशों की एक संप्रभुता है, उनका अपना एक सोच है और जहाँ जिस भी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनको रखते हुए दूसरों की सीमाओं और दूसरों के राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए हम पार्टनरशिप्स करते हैं। अलायंसेस को लेकर भारत की 70 साल की विदेश नीति में बहुत कम ऐसे इश्यूज दिखे हैं जहां पर हमने पर्टिकुलर मिलिट्री अलायंसेस को गवर्न किया है। ग्लोबल कंसेंसस पर हम इश्यूज में या ग्लोबल या वैश्विक जो मुद्दे होते हैं उनमें हम अप्रोच हमारी रहती है कि कंसेंसस के माध्यम से हम एक आम राय बनाएं। अलग बात है कि बहुत सारे इश्यूज पर भारत को कई देशों के द्वारा, यहाँ तक कि चीन के द्वारा भी मदद नहीं मिलती। वर्तमान में मैं कह दूं क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ग्लोबल गवर्नेंस कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार दहाड़ता चीखता चिल्लाता रहा है, जिसमें उनके अपने पार्टनर कंट्रीज भी शायद भारत के निशाने पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात हो या ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो, भारत यहाँ बहुत कुछ सीख रहा है और सिखाने के रास्ते पर भी है। अगर हम अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक आउटरीच की बात करें तो भारत के अंदर फॉरेन पॉलिसी में वो दौर अब चला गया जहां पर हम एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। न्यू गवर्नेंस पॉलिसीज के साथ रिसेंट पास्ट के अंदर, रिसेंट 5 इयर्स या लास्ट के 5-6 वर्षों में प्रधानमंत्री की जो वैश्विक यात्राएं हैं और उनके द्वारा फॉरेन जो इमेज बिल्डिंग है भारत की, वो एक अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक आउटरीच है। ये बात किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं कही जा रही है, लेकिन भारत को वैश्विक मानदंडों पर एक बड़ी अच्छी इमेज मिली है, चाहे मध्य रेंज के मिडिल ईस्ट के देश हो, यूरोप के देश हो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्री हो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हो और या कि चीन ही क्यों ना हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहद बड़ी उपस्थिति मिली है और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की क्षमता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी शुरू होती है अपने पड़ोसी से और हम अपनी पड़ोस या अपने पड़ोसियों को फर्स्ट एड सपोर्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं अनटिल अनलेस हमें कोई ओवरवेलमिंग नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला हो। और इस मामले में सिवाय, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सिवाय हमारे वेस्टर्न पार्ट पर जो कंट्री है, तो कभी कभी चाइना के साथ भी हम कई तरह के नेगेटिव नोशंस में गए हैं। भारत की जो नेबरहुड के साथ फर्स्ट पॉलिसी है वो बिग ब्रदर की रही है और भारत ने नाम लेकर कह सकते हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव और ऐसे कई एशियाई मूल के देश हैं जिनके साथ एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है और इनके सामरिक मुद्दों पर भी भारत गाहे बगाए में मदद करता आया है। और 2014 से खासकर ये बात कहना लाजमी है,
भारत की ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ भी हमारे वैश्विक संबंध अच्छे होने की दिशा में भी कई प्रयास किए गए हैं। बहरहाल कुछ मुद्दों पर शायद आम राय नहीं बन पा रही, और सार्क के अस्तित्व को लेकर मैं ज्यादा नहीं इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी भारत की विदेश नीति का चाइना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, चीन एक महत्वपूर्ण देश इसलिए भी है क्योंकि चीन क्षेत्रफल के लिहाज से, चीन पोटेंशियल के लिहाज से, चीन तकनीक के लिहाज से, आबादी के लिहाज से और दुनिया में चीन की जो स्थिति है उसके लिहाज से भारत से एक बड़े अग्रणी पद पर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत उस स्थान को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हासिल कर सकता है। अलग बात है कि चीन के साथ हमारे आउटरीचेस हैं, पाकिस्तान को लेकर भी हमारे आउटरीचेस हैं, अपने बॉर्डर्स को लेकर भी, और हमारे अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज भी हैं। और चाइना का एक बड़ा नेगेटिव रोल है इसमें, अपनी सीमाओं के विस्तार की जो उनकी पॉलिसी है उसको लेकर भी भारत गाहे बगाहे कहता आया है कि ये शायद एक बहुत पॉजिटिव मोशन नहीं है, और किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और अपने नागरिकों, अपने सीमाओं को संरक्षित करे। लेकिन चीन के साथ जो पंचशील के समझौते की असफलता ही शायद इस बात के लिए द्योतक में जिम्मेदार रही थी, जिस पर हम बात कर चुके हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, आसियान या अन्य एशियन या एशिया मूल के देशों के साथ बात करें, तो गाहे बगाए हमारे संबंध बहुत अच्छे ही रहे हैं। तो बड़े पावर्स जिनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत अहमियत होती है, जो पोलर पावर कहा जाता है, आज वर्तमान में दोनों ही राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रोएक्टिव लेवल पर बहुत अच्छे हुए हैं। मोटे तौर पर वैश्विक व्यापार और इकोनॉमी को दोनों ही कंट्रीज, चाहे रशिया हो या अमेरिका हो, भारत का बड़ा सहयोग मिला है, और भारत से इनसे भारत को सहयोग की अपेक्षा भी है। लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद भी है। तो टेररिज्म आज के युग में एक बड़ा चैलेंज है, जो गाहे बगाए भारत और सब कॉन्टिनेंट में बड़ा सरदर्द हम सबके लिए बना हुआ है, लेकिन बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। एज फार एज चीन इज कंसर्न, चीन के बारे में अगर बात करें, चीन के साथ वैश्विक संबंधों में व्यापार विनिवेश एक बड़ा आधार है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े चैलेंजेस भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के द्वारा कई बार एक तरफा हमले के द्वारा अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक स्थायी पद है, उसको लेकर भी चीन के द्वारा कई बार अपनी वीटो के द्वारा इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत का विरोध किया गया। ये हमारे लिए कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनको हमें फॉरेन पॉलिसी में उत्तर देना ही है। बहरहाल आज की चर्चा एक बेहद फलदायी चर्चा है भारत की विदेश नीति के बारे में। देश की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण और विस्तारवादी विषय है, लेकिन इस चर्चा के द्वारा हमने चीन की अहमियत विदेश नीति में समझी, और हम समझ सकते हैं कि चीन हमारे लिए विदेश नीति में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो हाईएस्ट रेंज की मिसाइल है वो चीन को टारगेट करती है, और ये एक बड़ा आंसर है हमारे जो डिप्लोमेटिक एक्शंस को या हमारे जो सामरिक या रक्षा होते हैं जिनको हम विदेश नीति से जोड़ते हैं। मैं रुककर यहाँ कहना चाहूंगा कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति को सफल तभी बना सकता है जब वो सारगर्भित हो, संप्रभुता और सुरक्षा के अवदानों से भरी हो, और आज के लिहाज से हो। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए जरूरी है कि उसका पड़ोस प्रगतिशील हो और आगे आने वाली परिस्थितियां अच्छी रहें। उम्मीद है कि कालांतर में वैश्विक स्थितियां बदलेंगी और हम मित्रता की तरफ बढ़ेंगे और अपने डिफरेंसेस को कम कर पाएंगे, जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें सपोर्ट करेगी। निश्चित तौर पर फिर से एक बात कहना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी हम कम नहीं हैं और हम किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए भी कम नहीं है।
अगर चीन हमें इस तरह से आजमाना चाहता है तो इनको शुभकामनाएं। इसी मंतव्य के साथ कि आगे आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा होगा, भारत की विदेश नीति प्रगाढ़तम तौर पर तरक्की करे, देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। तब के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।